तो कैसे है बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है इन डेप्थ सूटी में। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। देखो थंबनेल देखा होगा, बात करने वाले हैं सीयूटी के डिटेल पैटर्न के बारे में। हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करूंगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ चीजें की मैं क्लियरिटी कर दूं। देखो तो मैं आपको हर एक चीज प्रॉपर लिख के समझाने वाला हूँ ताकि आपको हर एक चीजें समझ में आ जाए। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, करीब करीब 30 मिनट 40 मिनट का होगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको लगभग 1.5x या 2x की स्पीड में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, इसको देखो ताकि जल्दी खत्म हो पाए। अच्छा, वीडियो के बारे में और चीजें इन्फॉर्मेशन देने, देखो मैं छोटी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि कई वीडियोस आपने अभी तक देखी होगी। हर साल बच्चा यही गलती करता है कि वो एक ऐसी वीडियो देख लेता है या ऐसे टीचर की वीडियो देख लेता है जो ज्यादातर इन्फॉर्मेशन चीजें क्लियर नहीं करता। बच्चा एक वीडियो देखता है, उसके बाद सोचता है कि हाँ यही वीडियो होगी, लेकिन उस टीचर ने कोई दूसरी वीडियो बना रखी है। उस वो बच्चा वो कुछ ही बच्चे क्या करते हैं, वो दूसरी वीडियो देख पाते हैं, पहली वाली नहीं देख पाते। इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा, कोई दूसरी वीडियो बना के रखूंगा। इसी वीडियो में एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। चाहे आप ड्यू को टारगेट करो, बीएचयू को टारगेट करो, इलाहाबाद को, जितनी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, अक्रॉस 280 प्लस यूनिवर्सिटीज के लिए जितने भी क्राइटेरिया सारे के सारे मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। कैसे आपको चीजें देखनी है, क्या क्या हेल्प मैं आपके लिए कर सकता हूँ, सारी की सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो एंड तक जरूर देखिएगा और डिटेल में मैं चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसा बच्चा जो अभी क्लास 12th में है, अभी अभी क्लास 12th में आया है, ठीक है। बोर्ड का एग्जाम उसके सर पे है। लगभग आपसे 7 महीने बाद आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा फरवरी में। अब उसके 2-3 महीने बाद आपका क्या होता है, सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा। पहली बात तो है कि भाई सीयूईटी का एग्जाम क्या है। पहला सवाल तो यही है ना कि सीयूईटी जो यूजी है, ठीक है, 2026 में जो होने वाला है, वो एक्चुअल में क्या है और आपको क्यों इतना इंपॉर्टेंट ये चीज है, तो समझे सब। सीयूईटी का मतलब क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यूजी का मतलब है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब सीयूईटी यूजी भी होता है, सीयूईटी पीजी भी होता है। पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ठीक है। तो पीजी से आपका कोई लेना देना नहीं है, पीजी जब होगा जब आप यूजी कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यूजी क्या है भैया, जनरली कॉलेज, जिसे आप कॉलेज कहते हैं वही है यूजी। मतलब आप कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं, चाहे आप बीएससी करना चाहते हो, चाहे बीटेक करना चाहते हो। बीटेक जेई के थ्रू भी मिलता है, सीयूटी के थ्रू भी मिलता है। चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो, बी फार्मा करना चाहते हो, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, बीएमएस करना है, मल्टीमीडिया की कोशिश करनी है, बीए करना है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, बीएससी करनी है, फिजिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, एआई में आपको काम करना है। तो देखो मल्टीपल कोर्सेज है। मल्टीपल कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो सीयूईटी यूजी 2026 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सीयूईटी यूजी 2026 आपके लिए अच्छा है। अच्छा, ये जेई से कितना डिफरेंस है फॉर द साइंस स्टूडेंट। जेई से बस ये डिफरेंस है कि हाँ, जो जेई के लेवल के कॉलेज है उनसे डाउनग्रेड कॉलेज इसमें मिलते हैं। स्पेशली अगर बात करेंगे, बीटेक के उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है, लेकिन हाँ बीएससी के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। सेकेंड थिंग की अगर बात करेंगे, तो जितना टफनेस लेवल जेई का होता है, जेडब्ल्यू मेंस का जो होता है, उसके आधे से भी आधा जो आता है आपका सीयूटी यूजी का होता है। कैसे फर्क पड़ जाता है, सिंपल सी बात है, सिलेबस भैया। जेडब्ल्यू का सिलेबस आपने देखा होगा, 2 क्लास का सिलेबस प्लस एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज। सीयूटी का सिलेबस ऐसा नहीं है। हर एक चीज के बारे में मैं बताने वाला हूँ, सिलेबस के बारे में, सब चीज के बारे में। चलिए, तो अगर आप थिंक अबाउट कर रहे हैं, आप ऐसी यूनिवर्सिटी, आप मल्टीपल जिस भी यूनिवर्सिटीज में लगभग 280 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज प्लस यूनिवर्सिटीज ने 2025 में पार्टिसिपेट करा है। मे बी ये डाटा इसी के आसपास रहेगा, थोड़ा और बढ़ सकता है, ठीक है, लगभग 290 चले जाएगा। लेकिन अब तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया है, ठीक है, चाहे आप केरल में बैठे हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर में हो, चाहे आप हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे आप पंजाब में हो, मतलब इंडिया के किसी भी कोने से हो, ठीक है, आपके स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज है, अक्रॉस इंडिया जो यूनिवर्सिटीज है, उसके लिए एक एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सीयूईटी यूजी 2026। अब आपको समझ में आएगा कि इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। अच्छा, एग्जाम की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अब थोड़ी बहुत समझ ले, अगर हम बात है कि एग्जाम के बाद आपको क्या क्या करना है। ठीक, एग्जाम बेसिकली ये कब होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ लो। आपको मालूम है कि आपका क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, तो क्लास 12th का आपका बोर्ड एग्जाम है, वो कब कंडक्ट होगा, लगभग फेब में कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड वीक में।
सेकेंड वीक ऑफ फेब में आपका क्या हो जाएगा, क्लास 12 का बोर्ड कंडक्ट। अच्छा, CUET का फॉर्म जनरली लास्ट वीक ऑफ फेब, फेब के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद आपको लगभग फॉर्म फिल करने के लिए जो एंटायर टाइम दिया जाता है वो आपका 1 मंथ से ज्यादा का होता है। 1 मंथ से ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो फेब के एंड में फॉर्म ओपन हो या मार्च के आपके स्टार्टिंग में फॉर्म ओपन हो, फॉर्म क्लोज जब होता है, जो आपका फॉर्म जो क्लोज होगा, ठीक है, वो कब होगा, वो आपका 1 अप्रैल को होगा। ठीक है, तो हम अगर टोटल टाइम देखेंगे तो लगभग 1 महीना या 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा आपको टाइम फॉर्म को भरने के लिए दिया जाएगा, यानी अच्छा खासा टाइम दिया जाता है। अच्छा, इतना टाइम क्यों दिया जा रहा है? एक्चुअल में CUET का फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भरने में 2-3 दिन लग जाते हैं। प्लस बहुत बच्चे क्या करते हैं, अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, उस बीच में तो टाइम नहीं मिलता फॉर्म भरने के लिए, इसलिए 1 महीने का प्रॉपर आपको टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। अब भैया ये तो पता चलेगा कि एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे को देना एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम के बारे में धीरे धीरे इंफॉर्मेशन सारे दे रहा हूँ। कब एग्जाम का फॉर्म ओपन होता है वो भी पता चल गया, कब क्लोज होगा वो भी पता चल गया। तो भैया एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट अक्रॉस कब आपकी आएगी? तो देखो, एग्जाम की अगर हम डेट की बात करेंगे तो जनरली एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है मई में। अब मई में वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि एनटीए कितना स्मूथली काम करता है। अच्छा, एनटीए क्या है? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही आपका जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराती है, जेडब्ल्यू एडवांस का कंडक्ट कराती है, उसके अलावा नीट का भी एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका काम बस एग्जाम कंडक्ट कराना है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेंटर हैं इसके पास, डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स हैं, तो इसका मेन काम है कि बस एग्जाम को कंडक्ट कराना, जितना स्मूथली वो करा सके, ठीक है। तो एग्जाम लगभग मई में कब हो सकता है? हम अप्रोक्स एक टाइम लेके चल सकते हैं कि आपका 10 मई से लेके 20 मई के बीच में आपको क्या मिलेगा, एग्जाम की डेट मिलेगी। अच्छा, एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद आपका आता है बेसिकली रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट से पहले और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि करेक्शन सीट क्या होता है, करेक्शन विंडो, मतलब उसके अलावा आपका आंसर की रिलीज होगा, आंसर के ऊपर चैलेंज करेंगे, फिर फाइनल आंसर की रिलीज होगा। वो सब चीजें छोड़ो, मोटा मोटा अभी रिजल्ट आपका कब आएगा, लगभग हम बोलेंगे लास्ट जून को आपका क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। लास्ट जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब वो लास्ट जून कुछ भी हो सकती है, 30 जून हो सकता है, उसके अलावा आपका जुलाई भी हो सकता है, 1 जुलाई 2 जुलाई, जो कुछ भी डेट हो सकती है। एग्जाम डेट जो है आपका मई से स्टार्ट होता है, कंडक्ट कोशिश ये करते हैं कि मई में खत्म कर दे, लेकिन कभी कभार कोई भी रीजन हो सकता है तो आपका 2 जून या 5 जून तक आपका एग्जाम चले जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको एग्जाम के बारे में एक ओवरऑल आइडिया हो गया, ठीक है, कि एग्जाम का डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होती है, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया रहे कि हाँ इस डेट में एग्जाम फॉर्म ओपन होने वाला है। अच्छा, जब एग्जाम फॉर्म ओपन होगा तो भी मैं डिटेल वीडियो आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं लेना, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा एग्जाम फॉर्म ओपन हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं आगे और क्या क्या चीजें जाननी चाहिए CUET के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली आपने एग्जाम के बारे में जान लिया, उनके डेट जान ली, अब आपको तो ये तो क्लियरिटी हो गया कि आपको एग्जाम देना है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि आप इन पर्टिकुलर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप DU, BHU, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और भी बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटी से कोर्सेज करना चाहते हैं तो CUET इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के बाद आपको देना पड़ेगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करा जाए तो बेसिकली हमने बोला कि कंडक्टेड बाय एनटीए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम मोड की बात करेंगे तो ऑनलाइन ही मोड रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फर्दर जो भी चेंज आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन ऑनलाइन ही रहता है। बीच में 2024 में एक हाइब्रिड मोड हुआ था, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों हुआ था, पेन एंड पेपर, लेकिन वो नहीं, अभी क्या नाम है आपका ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन का ये मतलब नहीं है कि आपको घर पे बैठ के एग्जाम देना है, ऑनलाइन का बेसिकली ये मतलब है कि आपका CBT मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा CBT में, ठीक है। आपको एग्जाम सेंटर तो जाना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड होगा, वहां पे आपको पेन पेपर में ऐसा नहीं होगा कि पेपर में क्वेश्चन लिख के आ रहा है आपको उसमें सॉल्व करना है, उसी में टिक मारना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। OMR सीट जैसा कुछ नहीं होगा, सब चीज कंप्यूटर बेस्ड होगा। एग्जाम सेंटर में पेन और पेपर आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, वो चीज अलग है,
ठीक है, वो चीज अलग है, लेकिन सारा का सारा सबमिशन आपको कंप्यूटर पे होगा। मोड की बात करेंगे, उसके बाद हम मीडियम की बात कर ले कि भैया जो एग्जाम होगा उसका मीडियम क्या होगा। जनरली इंग्लिश होता है या फिर हिंदी होगा, और भी जितनी सारी की सारी क्या नाम है आपका इंडियन लैंग्वेज होगी, उसके साथ ऑप्शन में इंग्लिश का होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब इंग्लिश तो सारे के सारे लैंग्वेज के साथ होगी, बाकी ऑप्शन में आपका हिंदी हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर स्टेट में हिंदी होगा, वरना और आपकी स्टेट की जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसमें भी पेपर आपका कंडक्ट कराया जाए। ठीक, तो अब बात करते हैं कौन कौन बच्चा सीयूटी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल। पहले तो ये तो चेक कर लें आप एलिजिबल हो भी कि नहीं। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो जिस भी बच्चे ने क्लास 12 पास कर रखी है वो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, एग्जाम को देने के लिए क्या है, एलिजिबल है। अब कंडीशन ये है कि भैया जो आपने डेट बताई है उस डेट तक तो रिजल्ट ही नहीं आता है क्लास 12 का, तो हम कैसे कंसिडर, नहीं आपने क्लास 12 में हो, ठीक है, आपने सीयूटी का एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कंसीडर करा जाएगा सीयूटी के एग्जाम के लिए। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम थोड़ा सा स्विच है। ठीक है, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है इसमें, मैं अभी बताता हूँ क्या है उसके बारे में। ठीक है, एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास 12 पास होना चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे तो कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी साल के हो दे सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कंडीशन है, अब यहाँ पे कंडीशन है, उसी कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक चीज बताता हूँ। तो भैया एनटी मतलब सीयूटी का मैंने एग्जाम दिया, तो मैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कैसे करूं, ठीक है, उसको समझो। सीयूईटी एक तरीके का क्या है, स्कोर कार्ड है। ठीक है, जैसा एक स्कोर कार्ड आपके क्लास 12 में मिलता है, उसी तरीके का एक स्कोर कार्ड सीयूटी के थ्रू भी मिलता है। वही सीयूटी का आपने एग्जाम दिया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। अगर उन यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है तो वहां पे क्लास 12 का स्कोर कार्ड ना दिखाते हुए आपको ये तो दिखाना है कि क्लास 12 पास है, वो सीयूटी का स्कोर कार्ड देखेंगे। तो आपको सीयूटी का स्कोर कार्ड लेना जरूरी है। वो स्कोर कार्ड लेने के लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना जरूरी है। सीयूटी का एग्जाम दे दिया है, सिर्फ उसके बेस पे एडमिशन नहीं हो सकता। सीयूटी का एग्जाम दे दिया, उसके बेस पे आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, उसी स्कोर कार्ड को लेके आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना। हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का अलग फीस होता है, अलग उसका क्राइटेरिया होता है, उसके क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीयूटी का एग्जाम दिया, गए स्कोर कार्ड लाके अप्लाई कर दिया और हो गए एलिजिबल। इतना भी आसान नहीं है समझना सीयूटी के प्रोसेस को। क्यों, इसका रीजन है, जब 200 प्लस 280 प्लस यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसके लिए मल्टीपल कंडीशन हर एक यूनिवर्सिटी करती है। ऐसा नहीं है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल देता हूं कि कोई बच्चा बीएससी करना चाहता है, वो भी मैथ में, तो कोई यूनिवर्सिटी कहेगी कि बच्चा आपको सिर्फ पीसीएम के मार्क्स चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी कहेगी चलो आपने पीसीएम का मार्क्स दिया, हम सिर्फ मैथ के मार्क्स लेंगे। कोई यूनिवर्सिटी कहेगी हम सिर्फ मैथ प्लस इंग्लिश के मार्क्स लेंगे। कोई यूनिवर्सिटी कहेगी मैथ प्लस हम जीटी के मार्क्स लेंगे। कोई यूनिवर्सिटी कहेगी मैथ प्लस फिजिक्स के मार्क्स लेंगे। कोई यूनिवर्सिटी कहेगी मैथ प्लस हम केमिस्ट्री के मार्क्स लेंगे। कोई यूनिवर्सिटी कहेगी कोई भी डोमेन दे दो, मतलब डोमेन का मतलब कोई भी सब्जेक्ट दे दो, मेरे को चल जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे क्राइटेरिया सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए क्यों है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग कंडीशन। इसलिए सीयूईटी क्या देता है, आपको एक स्कोर कार्ड देता है, और उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटीज का जो अप्लाई करने का जो फॉर्म होता है, वो जस्ट जो आपका रिजल्ट मैंने बोला था ना लास्ट वीक ऑफ जून, जून के बाद सारी यूनिवर्सिटीज अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर देते हैं। लगभग एंटायर जून के बाद, यानी पूरा का पूरा अगर हम बोले जुलाई में 280 प्लस यूनिवर्सिटीज अपना अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर देती है, और जिस भी बच्चों को जितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है वो उसमें कर देता है। किसी को एक में करना होता है, किसी को 2 में, किसी को 10 में, किसी को 50 में, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने एग्जाम दिया आप 200 प्लस 280 प्लस यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, नहीं। अब ये काउंसलिंग वर्ड क्या है, ये काउंसलिंग वर्ड यही जब आता है जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए आप जो भी एंटायर प्रोसेस होता है उसको काउंसलिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया कि सीयूटी आपको बस एक स्कोर कार्ड देता है, उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना पड़ता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। अच्छा जी, अब फिर भैया आगे अगर मैं बात करूंगा, तो भैया अगर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है,
सेम कोर्स के लिए आपने बताया इतने सारी कंडीशन है, ठीक है, इतने सारे कंडीशन मांग रहा है, तो ये सारी कंडीशन हम चेक कहां से करेंगे उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। चलो अच्छा, तो भैया एग्जाम के बारे में आप थोड़ा बता दो, एग्जाम पैटर्न के अगर बारे में बताऊं, अगर मैं एग्जाम आपको पैटर्न के बारे में बताऊं, ठीक है, तो आपको लगभग हम टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे वो आपके 50 आएंगे। अच्छा, ये चेंज हो सकता है क्योंकि हर साल धीरे धीरे करके एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी तो हम यही कंसिडर करके चलते हैं, क्या पता लास्ट नेक्स्ट ईयर भी वापस चेंज हो जाए, ठीक है, क्योंकि 2024 से 2025 में चेंज हुआ, 2000 उसके बाद आपका 2022 में जब पहली बार कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद 2023 में भी जाके चेंज हो गया था। तो एग्जाम टोटल जो क्वेश्चन की बात करेंगे 50 क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन कितने हैं भैया, छोड़ने कितने हैं? ऑप्शनल क्वेश्चन कितने हैं? एक भी नहीं, ठीक है, एक भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, 50 के 50 है, 50 करने हैं, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर के कितने मिलेंगे? अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो +5 मार्क्स मिल रहा होगा। इनकरेक्ट आंसर की बात करेंगे, या इनकरेक्ट छोड़ दो, रॉन्ग आंसर, अगर हम रॉन्ग आंसर की बात करेंगे तो हमको -1 की नेगेटिव मार्किंग। तो अगर देखा जाए तो भैया 50 क्वेश्चन 5 मार्क्स का पेपर, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो टोटल कितने हो गए? 250 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 250 मार्क्स का आपका टोटल मार्क्स हो गया, टोटल मार्क्स 250 का, 250 का आपका क्या होगा टोटल, 250 यानी 250 टोटल मार्क्स आपके हो गए एक सब्जेक्ट, नॉट एंटायर सीयूटी का एग्जाम, ये एक सब्जेक्ट की बात है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया, मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ठीक करा, उसके लिए मेरे को 5 नंबर मिले, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने गलत करा, उसके लिए मेरे को -1 मिलेगा। अब देखो ध्यान से, इस 2 का 5 नंबर जो मिलना था करेक्ट करने पे वो तो मिला नहीं, ठीक है, उल्टा मेरे को एक -1 मिल गया, तो जो करेक्ट आंसर है उसमें से मेरा घट के ओवरऑल जो मेरा मार्क्स होगा वो 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगभग 6 नंबर का नुकसान होता है, एक जो आपने 5 नंबर वो क्वेश्चन छोड़ा, और एक जो आपने वो गलत कर दिया। इसलिए गलत करते समय सोचना है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान जरूर रखना है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि तुक्के में गए जो आ रहा है डाले जा रहे हैं, आपके सारे के सारे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। 250 मार्क्स का एग्जाम। अच्छा, टोटल टाइम की बात करेंगे, टोटल टाइम कितना मिलता है? टोटल टाइम आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। टाइमिंग में फर्दर उम्मीद तो नहीं है चेंज होने का, 1 घंटा यानी लगभग हम बोलेंगे कि आपको 50 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर करने हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी लैंग्वेज में लिखना है लिख लो, पेन पेपर में नोट कर लो। अब मैं आगे बताता हूँ कि भैया अब तो भैया सब्जेक्ट बता दो। जब आप ये कह रहे हो कि सीयूटी के अंदर कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो देखो सीयूटी के अंदर जनरली 3 सेक्शंस होते हैं। अगर मैं बात करूंगा सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड सेक्शन थर्ड। इसलिए लैंग्वेज में समझा रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट होता है सिर्फ लैंग्वेज, थर्ड सेकंड होता है आपका डोमेन। डोमेन का मतलब जनरली है मेन सब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे जनरली आपका होता है जीटी कह दो जनरल टेस्ट, या फिर जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर सीयूटी के अंदर ऑलमोस्ट आपके पास 13 के 13 ऑप्शन है, 13 आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये लैंग्वेज 13 कौन सी है? हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी, ओडियाई, बहुत सारी लैंग्वेज है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। आप जिस भी स्टेट से हो, अगर आपको वो लैंग्वेज आती है, वो लैंग्वेज आपने पढ़ रखी है, आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, देन आप वो एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। कंडीशन है कि वो लैंग्वेज आपने पढ़ भी रखी। सेकेंड थिंग, डोमेन की बात करते हैं। डोमेन में लगभग आपके पास 21 डोमेन है, 21 से लेके 22, ठीक है। कौन कौन से डोमेन है उसकी लिस्ट अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही है, वो सारे के सारे डोमेन जो भी आप अभी तक आप क्लास 12 में आपने फिजिक्स पढ़ा, मैथ पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, आपने बायोलॉजी पढ़ा, उसके अलावा आपने कॉमर्स कॉमर्स में आपका अकाउंट्स पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, उसके बाद आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट क्या कहते हैं मेन फिजिकल एजुकेशन तक डोमेन में कंसिडर करा जाता है।
उसके बाद आता है जीटी जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका क्या क्या आता है? बेसिकली ये जनरल टेस्ट होता है, जैसे सरकारी एग्जाम होते हैं वैसा होता है। इसके अंदर कंसीडर में आपको क्या आएगा? रीजनिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वांट आएगा। क्वांट के अलावा आपके पास जनरल स्टडीज, ठीक है, करंट अफेयर और थोड़ी जीके भी आ जाती है। अच्छा, ये सिलेबस नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जीटी अपने आप में कौन कौन से सब्जेक्ट अपने अंदर रखता है, ठीक है। जनरल स्टडीज में पूरी की पूरी आपकी एसएसटी आती है, जिसे हम जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, जो भी जनरल नॉलेज एंटायर चल रहा है, करंट अफेयर जो डेली बेसिस पे चल रहा है, क्वांट जो आपके 10th तक की मैथमेटिक्स होती है, रीजनिंग आपकी जो मेंटल एबिलिटी को देखती है, रीजनिंग बेसिकली आपने करी होगी, जो मिरर इमेज जैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज आपको रीजनिंग के अंदर आती है। अब भैया, तो मैं कितने एग्जाम दे सकता हूँ, कितनी लैंग्वेज दे सकता हूँ, कितने ये दे सकता हूँ, कितने ये दे सकता हूँ? जीटी, जीटी तो सिंगल एक है, मेरे को क्या क्या चूज करना चाहिए यही मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। और यही मैंने उस वीडियो में बोला था इससे पहले वाले में, कि आपको ध्यान रखना है चूज करते समय कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, किस कोर्स को टारगेट करें और उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। कैसे बताता हूँ, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझो। देखो 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 देखो, ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा। मैं बात करता हूँ डीयू की, ठीक है। किसकी बात करता हूँ? डीयू की, बीएचयू की और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और भी यूनिवर्सिटीज हो सकती है। अब ध्यान से देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ फोर को, मैं मान के चलते हैं किसके लिए ट्राई कर रहा हूँ? बीएससी के लिए ट्राई करता हूँ, फ्रॉम पीसीएम, पीसीएम साइड से बीएससी के लिए ट्राई करता हूँ, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि आपने फिजिक्स का एग्जाम एज अ सीयूटी का सब्जेक्ट, केमिस्ट्री का एग्जाम एज अ सीयूटी का सब्जेक्ट, मैथ का एग्जाम एज अ सीयूटी का सब्जेक्ट, और लैंग्वेज में एक लैंग्वेज, वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई और सी भी लैंग्वेज हो, चलेगा, ठीक है, वो दिया होना चाहिए। अब डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए अलग है। कैसे अलग है? कुछ कोर्सेज में ड्यू कहता है कि हम सिर्फ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। इंग्लिश मतलब लैंग्वेज को बस आपने दिया होना चाहिए, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ दे दो, ठीक है। लेकिन देना कंपलसरी है, कुछ भी दे दो, कितने भी नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस कैलकुलेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कोर्स भी है, ठीक है, जिसमें ये बोलता है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा लैंग्वेज के मार्क्स भी जोड़ेंगे। जैसे कि हम बात करें मैथमेटिक्स ऑनर्स चाहिए, तो मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए सिर्फ ये रखा गया है कि आपके पास मैथ होनी चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए, बाकी दो सब्जेक्ट जरूरी नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है उन 22 सब्जेक्ट में से। बस शर्तें, एक शर्त लगा, एक कंडीशन लगाई गई है कि वो सब्जेक्ट वही हो सकता है जो आपने क्लास 12th में वो पढ़ा हो, चाहे वो सब्जेक्ट में आपका म्यूजिक हो, आपका फिजिकल एजुकेशन हो, आपके पास योगा हो, आपने कुछ भी अगर पढ़ रखा है, वो सीयूटी के डोमेन सब्जेक्ट में भी है, ठीक है, आपने वो दे रखा है एग्जाम में, सीयूटी के अंदर भी दे रखा है, ठीक है, आप उस यूनिवर्सिटी में उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल। सेम केस बीएचयू कहता है कि सिर्फ पीसीएम के मार्क्स होंगे, लैंग्वेज से हमको कोई लेना देना नहीं। वो सीधा कहता है आप कोई सा भी कोर्स करो, हमको सिर्फ पीसीएम के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। अगर हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहता है आपको कोई सा भी बीएससी का कोर्स करना है, चाहे पीसीएम करो चाहे पीसीपी करो, आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी आपके पास एक सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट होना चाहिए बस, ठीक है। तो देखो ये टॉप की 3 यूनिवर्सिटी है, और इन टॉप की 3 यूनिवर्सिटी में जब इतना चेंज आ सकता है, अब ध्यान से देखो, बीएचयू में मैं कोई सा भी साइंस का कोर्स करूं, बीएससी में उसकी कट ऑफ 750 में से जाएगी, इलाहाबाद में कोई सा भी कोर्स करो उसकी कट ऑफ 750 में से जाएगी। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज और जीटी मांगता है एक सब्जेक्ट, वो कुछ भी हो सकता है, मेरा मैथ हो सकता है, मेरा फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री अच्छा हो सकता है, मेरे को एक ही सब्जेक्ट पसंद है, बाकी दो पसंद है, मैं एक ही सब्जेक्ट देता हूँ और मैं एलिजिबल हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। ड्यू कहता है कि अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करें, केमिस्ट्री ऑनर्स करें, फिजिकल साइंस का कोर्स करें, तब तो हम मैं 750 में से कैलकुलेट करूंगा, ठीक है।
लेकिन आप मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, तब मैं इनके साथ ये भी कैलकुलेट करूंगा, तो 1000 में से कट हो जाएगी। 1000 कैसे, 250 के 4 सब्जेक्ट मिला के 1000 हो। अच्छा, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो आप फिगर आउट करें कि आप किन किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। सिर्फ ड्यू बीएचयू आके मैंने बोल दिया तो ड्यू बीएचयू के बारे में ही नहीं सोचना है, और भी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना है। आप दिल्ली से हो, आपको सोचना चाहिए दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, दिल्ली में आपकी आईपी यूनिवर्सिटी भी है, दिल्ली में बहुत अच्छी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है, जैसे गलगोटिया हो गया, उसके बाद आईएलएम हो गया। उसके अलावा अगर आप दिल्ली में खुद की एक स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की है, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में आपके पास बीएचयू है, इलाहाबाद है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज है, बिहार में और एपीजे अब्दुल टेक्निकल कलाम यूनिवर्सिटीज भी है, और भी बहुत यूनिवर्सिटीज है। बिहार में चले जाओ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार है, उसके बाद महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। तो ऐसे करके प्लस पटना यूनिवर्सिटी अलग है, यूपी में लखनऊ यूनिवर्सिटी अलग है, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में यूनिवर्सिटी है। तो पहले तो आप ये फिगर आउट करो, अभी टाइम लो, ठीक है, अभी टाइम लो, 4-5 दिन टाइम लो। पहले तो ये डिसाइड करो कि कौन कौन से कोर्स करने हैं, ठीक है, कौन कौन से कोर्स आपको करने हैं, पहले तो वो सोचो। जैसे कोर्सेज सोच लेते हो, उसके बाद ये सोचो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाके करने हैं। जब यूनिवर्सिटीज का भी डिसाइड हो जाएगा, तब पहले तो आपके पास कोर्सेज की लिस्ट तैयार होगी, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट तैयार होगी। अब आपके पास एक नेक्स्ट काम आता है, हर एक यूनिवर्सिटीज में जाके चेक करना कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या मांग रहे हैं। क्या पता मैं मन में सोच के चल रहा हूँ कि मेरे को उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, मेरे को ये वाला कोर्स चाहिए, मैं गया अपनी मर्जी से कुछ भी डोमेन सब्जेक्ट भर दिया, जाके एग्जाम दे दिया, और जब फाइनल में उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की बारी है, उसका फॉर्म भरने की बारी है, तब मेरे को पता चला तो मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ एडमिशन लेने के लिए। ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप चीजों की क्लियरिटी नहीं रखोगे तो होगा, डायरेक्ट लोगों की बात या डायरेक्ट एडुकेटर की बात करोगे, चलो तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे, सीयूटी के बारे में थोड़ा बहुत चीजें जान लो। आप क्या करो, मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है, उस लिस्ट को कैसे यूज करना है अगले पार्ट में मैं आपको बता दूंगा जरूर, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट इसके जस्ट बाद आ जाएगा। जनरली आपको उस लिस्ट के इस्तेमाल से, वो लिस्ट आपकी बहुत हेल्प कर देगी। वो लिस्ट पेड में मैं देता हूँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। वो लिस्ट आपकी बहुत हेल्प करेगी, आपको ये हेल्प करेगी कि आपको यूनिवर्सिटी डिसाइड करने में हेल्प करेगी, कोर्सेज डिसाइड करने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। आप जिस भी स्ट्रीम से, आप आर्ट्स से हो, आप कॉमर्स से हो, आप साइंस से हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो कि भैया मेरे को कोर्सेज को लेकर कंफ्यूजन है, कौन सा कोर्स में आगे जाके करियर है, किस कोर्स में आगे जाके डिमांड है। मैं पीसीबी से हूँ, मैं पीसीएम से हूँ, मैं कॉमर्स विथ मैथ हूँ, मैं कॉमर्स विदाउट मैथ हूँ, ठीक है, मैं मेरे पास आर्ट्स है, मैं आर्ट्स विदाउट इकोनॉमिक्स हूँ, आर्ट्स में विथ इकोनॉमिक्स हूँ। मैं कौन कौन से कोर्सेज को टारगेट करूँ। अगर इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, जो कमेंट बॉक्स में बताएगा मैं उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बता दूंगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर स्ट्रीम वाले बच्चों को इन कोर्स को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। जैसे टारगेटेड कोर्स डिसाइड हो जाते हैं, उसके बाद अगला काम होता है टारगेटेड यूनिवर्सिटी डिसाइड करना। जैसी यूनिवर्सिटी डिसाइड होती है, उसके बाद थर्ड काम होता है सब्जेक्ट डिसाइड करना सीयूटी के लिए, ठीक है। तो तीसरा काम आपका है ये सब्जेक्ट डिसाइड करना। तो मेरे ख्याल से आप पहले तो फर्स्ट जो आपका काम है वो जरूर करोगे, ठीक है, सेलेक्ट कोर्स। जैसे कोर्स सेलेक्ट हो जाएंगे, सेकंड आप काम करोगे सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। थर्ड काम होता है उसके बेसिस पे फिर सेलेक्ट CUET सब्जेक्ट्स। अच्छा, ये तीसरे नंबर पे मैं क्यों रख रहा हूं, देखो हर कोर्स के लिए, सिमिलर कोर्स के लिए भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सब्जेक्ट की जरूरत होती है। कोई सीधा आके बोल दे कि बच्चा जाओ आप एक लैंग्वेज कंसिडर कर लो, लैंग्वेज में इंग्लिश ले लो, 3 डोमेन ले लो और जीटी ले लो, ठीक है, और कॉम्बिनेशन बना लो। एक लैंग्वेज मैंने इंग्लिश ले लिया, तीन में मैंने 3 सब्जेक्ट ले लिए जिसे 3 डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं, और एक जीटी ले लिया 250, और इसके 4 3 250 लगभग 250, प्लस 3 डोमेन के 750, प्लस एक जीटी का आपका 250, कट ऑफ गई, टोटल हो गया 1250। एडमिशन लेने की बारी आएगी, ये कैलकुलेट ही नहीं होगा, ये कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों कैलकुलेट नहीं होगा? क्योंकि ये कहेगा कि कट ऑफ तो या तो 1000 में से जाएगी,
या तो 750 में से जाएगी या तो 500 में से जाएगी, लेकिन कभी 1250 में से नहीं जाएगी। अब कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या मांगती है वो इंपॉर्टेंट है। बीएचयू बीए के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज और जीटी मांगता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए कराने के लिए एक लैंग्वेज, एक जीटी और एक डोमेन मांगता है, तो ये वाला कंडीशन लग जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स कराने के लिए एक लैंग्वेज और 3 डोमेन मांगता है, तो ये वाला कंडीशन लग जाता है। तो पहले तो ये देखो कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो और वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करी है। 3 से 4 से 5 10 यूनिवर्सिटी कुछ भी हो सकती है, पहले जाके सेलेक्ट कर लो। हो सकता है कि आप सिर्फ बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं और मेरे को मालूम है कि भैया सिर्फ मेरे को बीएचयू में अप्लाई करना है, तो आपको जरूरत ही नहीं है ना इतना पढ़ने की। आप बस एक लैंग्वेज पढ़ लो और एक जीटी पढ़ लो, क्यों डोमेन पढ़ रहे हो। आप सीधा ये दे दो, इसके इसके बेसिस पे आपको बीए एलएलबी या फिर आपको क्या कहते हैं उसको, बीए के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो बर्डन क्यों क्रिएट कर लो। ठीक है, मैं अपना कोई कोर्स तो बेचने नहीं आया हूं, तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि सारे ले लो। हम एक प्रॉपर एक पैकेज ऑफर कर रहे हैं जिसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लो। आप अपना टाइम क्यों बांटना चाहते हैं मल्टीपल चीजों में। ठीक है, मल्टीपल चीजों में बांटोगे तो पक्का ही, जैसे कहते हैं ना कि 2 नाव में पैर रखोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, उसी हाल से पहले तो कम से कम 3 से 4 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लो। उसके बेसिस पे ये सोचो कि कौन से कोर्स उन कोर्सेज के लिए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मांगा क्या है। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी 2 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, उस हो सकता है किसी एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो जैसे बीएचयू का हाल बताया वैसा हो सकता है। लेकिन हो सकता है किसी आप 2 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि अगर मेरे को बीकॉम करना है, मैं ड्यू को टारगेट कर रहा हूँ या फिर मैं बीएचयू को टारगेट कर रहा हूँ। तो ड्यू कहता है बीकॉम ऑनर्स के लिए आपके पास एक लैंग्वेज, अकाउंट्स और 2 डोमेन होने चाहिए। ठीक है, बीएचयू कहता है आपके पास सिर्फ अकाउंट्स होने चाहिए प्लस बिजनेस स्टडीज होनी चाहिए प्लस जीटी होना चाहिए। अब इधर कट ऑफ गई 1000 में से, उधर कट ऑफ जाएगी 750 में से। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे को इन दोनों यूनिवर्सिटी को सेम बीकॉम ऑनर्स के लिए ही टारगेट रखना है, तो मेरे को साफ पता चल गया कि अगर मेरे को ड्यू को टारगेट करना है तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन की जरूरत है। यानी एक लैंग्वेज 3 डोमेन को अगर टारगेट कर लिया तो बीकॉम ऑनर्स ड्यू का मेरा टारगेट हो गया। लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं बीएचयू में जाऊं तो एलिजिबल ही नहीं हूं। बीएचयू कहता है मैं एक लैंग्वेज नहीं ले रहा, मैं सीधा एक अकाउंट्स लूंगा, इसमें इसके अंदर से एक सब्जेक्ट अकाउंट्स ले लिया, एक बिजनेस स्टडी ले लिया, एक कुछ भी हो उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तो जीटी। तो तब जाके मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन, तब जाके ये वाला कॉम्बिनेशन लगेगा। लेकिन फिर भी 1250 में से नहीं, जिस यूनिवर्सिटी को जो सब्जेक्ट काम का है उसने वो अपने हिसाब से वो निकाल लेगा और कट ऑफ उसमें से निकालेगा। तो पहले तो जाके देखो, क्या पता आपका सिर्फ 2 सब्जेक्ट में काम हो जाए, क्या पता आपको 3 की जरूरत पड़े, क्या पता आपको पूरे के पूरे 5 की जरूरत पड़े। तो पहले जाओ चेक करो। ठीक है, चेक कैसे करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे देता हूँ, जाके जरूर चेक करो। अच्छा, आई थिंक मैंने आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर दी, कुछ बचा तो नहीं है। हाँ, सिलेबस बचा है। देखो अब सिंपल सी बात है, 13 लैंग्वेज है, 21 से 22 आपके डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट अलग है। कुल मिला के हम देखेंगे तो कितने सारे सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, हर सब्जेक्ट के लिए 1-1 घंटे का टाइम आपको प्रॉपर दिया जाएगा, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है। जिस भी जैसे ऐसा तो मैं मैथमेटिक्स आपको चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, जाके अभी भी प्लेलिस्ट पढ़िए। ठीक है, बैच का नाम है आई थिंक शुरुआत 1.0 की, शुरुआत 1.0 बैच की एक प्लेलिस्ट है, उसको जाके विजिट कर लो। रोज 6:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 1.5 घंटे की लाइव क्लास चलती है, रोज नहीं चलती, MWFS का टाइम है, और संडे को डाउट सेशंस होता है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको 1 रुपये देने की कहीं पे जरूरत नहीं है। काउंसलिंग भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ही कराई जाएगी, उसकी टेंशन नहीं। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब रखो। अगर आप सीयूटी के रिगार्डिंग, ड्यू के रिगार्डिंग, बीएचयू के रिगार्डिंग, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, जामिया मिलिया इस्लामिया या जेएनयू के बारे में इन डेप्थ नॉलेज, सारी जानकारी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे और प्रॉपर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन के साथ अगर आपको चाहिए तो चैनल ये आपके लिए बहुत बेस्ट। मैं दूसरे की बात नहीं करता, दूसरा क्या बना रहा है कैसे बना रहा है, मैं अपनी बात करता हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ये बेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को हिट रखो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो। बाकी डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर करना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे भी जाके अपने डाउट पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर मैथमेटिक्स को तैयार कर रहे हो तो बैच को जरूर विजिट करना चाहिए, लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलिए। और जो भी चीज़ें बाकी सारे चैनल पे आपके पेड में है
उससे कई गुना बेटर आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आई थिंक आपको ओवरऑल सीयूटी का एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। कुछ और चीजें रह रही है मेरी तरफ से, मेरे ख्याल से तो मैंने आपको सब चीज समझा दिया। बाकी मैं आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कराना जरूर सिखा दूंगा, कैसे सेलेक्ट करा जाता है, उसके लिए अगले पार्ट का इंतजार करिएगा। उसके अलावा सीयूटी में क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर, फीस स्ट्रक्चर समझो, ठीक है। सीयूटी में पहले देखो 2025 में एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ, 2024 तक अलग था, 2022 में भी अलग था, ठीक है। क्यों? सबसे पहली बात, 2025 में ये कंडीशन लेके आ गई कि आप 5 सब्जेक्ट से ज्यादा चूज नहीं कर सकते, यानी एक लैंग्वेज 3 डोमेन और जीटी से ज्यादा चूज नहीं कर सकते। क्या पता अगर ये अगले साल भी कंसीडर रहेगा तो आप 5 से ज्यादा चूज नहीं कर पाओगे। इसके लिए लगभग आपका फीस स्ट्रक्चर था, जनरल ओबीसी के लिए 1500 के करीब करीब आपका फीस स्ट्रक्चर था, ठीक है। एससी एसटी को आपको रिलैक्सेशन था, लगभग 700 के करीब उनका फीस स्ट्रक्चर था। जो नया फीस स्ट्रक्चर आएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, अभी उसके बारे में मत सोचो, फॉर्म अभी फरवरी में ओपन होगा। उसके अलावा हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का अलग फीस लगता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वन टाइम पेमेंट लेता है 100 रुपये का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वन टाइम पेमेंट लेता है 500 रुपये का जनरल कैटेगरी में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन है 250 रुपये, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अलग पैसा लेता है, ठीक है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे सबका अलग अलग फॉर्म ओपन होगा। कब ओपन होगा? जब सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा। सीयूटी का रिजल्ट कब आएगा? लास्ट वीक ऑफ जून में आएगा, तो जुलाई में करीब फॉर्म ओपन हो रहा है, उसी को काउंसलिंग प्रोसेस कहते हैं। मल्टीपल यूनिवर्सिटी के फॉर्म ओपन होंगे, उन फॉर्मों में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अपना सीयूटी स्कोर कार्ड वहां दिखाना पड़ेगा कि ये स्कोर कार्ड है, उस बेसिस पे सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा, और उस बेसिस पे आपका जितने भी सीयूटी में स्कोर करा गया होगा उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट, मतलब आपको सीट अलोकेट करी जाएगी उस पर्टिकुलर कोर्स में। प्रेफरेंस लिस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो सारी चीजें अभी बात की बात है। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, ठीक है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपके पास कोर्स सिलेक्शन होना चाहिए और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन होना चाहिए। एक बार ये दो चीज सेलेक्ट हो जाती है तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घबराना नहीं, टेंशन लेना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो, ठीक है।